So a 6-year-old girl presents with tachycardia at 220 beats per minute, hypotension, altered sensorium, and delayed capillary refill. ECG shows a narrow, complex, regular tachycardia. What is the most appropriate immediate management? तो हमारे पास इस स्टैंड में एक पेशेंट है जिसको एसवीटी है, लेकिन पेशेंट स्टेबल नहीं है, हाइपोटेंसिव है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम है और डिलेड कैपिलरी रीफिल है। तो जब आपके पास पेशेंट अनस्टेबल है तब जो ट्रीटमेंट है दैट इज सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। अब जो बाकी ऑप्शंस हैं, एडेनोसिन हम देते हैं अगर पेशेंट स्टेबल हो, तो इस केस में वो अप्रोप्रिएट नहीं है। एमिड्रॉन टिपिकली यूज होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, नॉट फॉर एसवीटी, तो ये भी ठीक नहीं है। वेगल मूवर्स जो हैं, पेशेंट सिक है, हाइपोटेंसिव है, इसका फायदा नहीं है। और वेरापिमिल भी इस केस में जरूरी नहीं है, इस केस में हम नहीं गए क्योंकि पेशेंट जो है वो स्टेबल नहीं है। तो व्हेन द पेशेंट इज अनस्टेबल हमने कार्डियोवर्जन करनी है। So synchronized cardioversion is required because the child is hemodynamically unstable with compromised perfusion. एडेनोसिन हम देते हैं अगर पेशेंट स्टेबल हो, और एमिड्रॉन जो है इट एक्ट्स टू स्लोली इन एन अनस्टेबल सिचुएशन। वेगल मूवर्स नहीं हम कर सकते क्योंकि पेशेंट शॉक में है, एंड वेरापिमिल इज आल्सो contraindicated in unstable patients with SVT. Next, an unit presents with cyanosis and feeding difficulty. Echo shows tetralogy of fellow. The infant develops seizures on day 2 of life and serum calcium is 1.6 millimoles per liter. तो न्यूनेट है जिसको साइनोसिस है, उसके अलावा टेट्रोडी ऑफ फेलो है, उसके अलावा उसको फिट्स हुए हैं कॉज बाय हाइपोकैल्सीमिया। तो हमारे पास एक कॉर्नोट्रंकल डिफेक्ट है और साथ हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया है। सो इट मीन्स कि ये दोनों अगर हम कंबाइन करें, पेशेंट हैज डाइजॉर्ड सिंड्रोम। सो डायग्नोसिस गोइंग टू बी डाइजॉर्ड सिंड्रोम। अब जो बाकी ऑप्शंस हैं, कोनिजेंटल हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पेशेंट जो है उसको हाइपोकैल्सीमिया तो होता है, लेकिन उसमें हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, और इस केस में पेशेंट को कॉर्नोट्रंकल डिफेक्ट भी है। सो दिस इज नॉट द लाइकली डायग्नोसिस। अगर टेट्रोडी ऑफ फेलेट है, उससे हाइपोकैल्सीमिया एक्सप्लेन नहीं होता। अगर न्यूट्रल हाइपोकैल्सीमिया है, अगेन उससे हार्ट डिफेक्ट एक्सप्लेन नहीं होता। और अगर सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, तो अगेन उसमें भी हार्ट डिफेक्ट एक्सप्लेन नहीं होता। तो सिर्फ एक ही सिनेरियो है जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन होता है, दैट इज डाइजॉर्ड सिंड्रोम। So Dijot syndrome is likely because conotruncal defects combined with neutral hypocalcemia reflects thymic and parathyroid pattern failure caused by 22q11 deletion. Congenital hyperthyroidism does not explain the associated cardiac defect. Tetralogy of Fallot alone does not explain hypocalcemic seizures. Neonatal hypocalcemia prematurity occurs in premature babies without structural heart disease. Pseudo-hypoparathyroidism presents later and is not associated with conotruncal defects. Next, a 7-month-old male infant is evaluated for recurrent otitis media and persistent pruritic skin lesions since early infancy. Over the past month, parents have noticed easy bruising and occasional blood-streaked stools. On examination, there are scattered petechiae over the lower limbs and eczematous patches over the flexural areas. There is no lymph nodopathy. Hemoglobin is 10.7, TLC is normal, platelets are 44, and main platelet volume is reduced. Serum immunoglobulin profile shows mildly reduced IgM with normal IgG. तो इसमें हमारे पास क्या कुछ है? पेशेंट को रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया है, यानी करंट इन्फेक्शन है, साथ उसको प्रोटिक स्किन लीजन है, यानी इसको एक्जिमा है। उसके अलावा अब इसको जो है ब्लड स्ट्रीक स्टूल भी आ रहे हैं और ब्रूजिंग भी हो रही है, तो आपको ब्लीडिंग इफेक्ट भी आ गया है। And there are scattered petechiae over the lower limbs and eczema over the flexural areas. तो eczema, recurrent infections और thrombocytopenia, तो ये आपको मिलता है इन विस्कॉट-एल्ड्रिच सिंड्रोम। तो ये ट्रायड है, दिस शोज कि दिस इज विस्कॉट-एल्ड्रिच सिंड्रोम। अब अगर chronic pulmonary डिजीज होती, उसमें आपको ग्रैनुलोमास मिलते हैं कहीं पे, इस केस में ग्रैनुलोमास का जिक्र नहीं है। अगर इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, उसमें एक्जिमा एक्सप्लेन नहीं होता, ना ही रिकरेंट इन्फेक्शन एक्सप्लेन होती हैं। अगर पेशेंट को स्किड है, स्किड में पेशेंट को बहुत सीवियर रिकरेंट इन्फेक्शंस होती हैं,
लेकिन उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक्सप्लेन नहीं होता, ना ही एक्जिमा एक्सप्लेन होता है। और अगर एक्स लिंक्ड ए गैमोग्लोबिनीमिया है, अगेन उससे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और एक्जिमा एक्सप्लेन नहीं होता। So the most likely answer is going to be Wiskott-Edgett syndrome. So this scenario describes early onset eczema, recurrent infections, thrombocytopenia with reduced platelet size, and selective immunoglobulin abnormalities, which together reflect a combined urgency with a characteristic platelet production defect. तो अगर chronic immune disease है, उसमें current infections होती हैं along with granulomas formation. अगर ITP है, patient has isolated thrombocytopenia with normal platelet size. अगर SCID है, patient presents earlier with severe infections, lymphopenia, and absent immunoglobulins. और अगर XLA है, then patient presents after maternal antibodies wane, यानी 9 months बाद present करता है, and is characterized by absent B cells and very low immunoglobulins. Next, a 6-month-old female infant from a rural area presents with cluster of brief spasms occurring mainly on awakening. Treatment regression has been noted over the last month. ECG shows a chaotic, high-amplitude background with multifocal spikes. What is the most appropriate first-line therapy? तो पेशेंट को क्लस्टर्स ऑफ फ्लेक्सर स्पैज्म्स हो रहे हैं। तो ये जो ब्रीफ फ्लेक्सर स्पैज्म होते हैं, दीज आर इन्फेंटाइजल स्पैज्म्स। उसके अलावा डेवलपमेंटल रिग्रेशन है और ईईजी शोज chaotic हाई एम्पलीट्यूड बैकग्राउंड, यानी कि उसको हिप्स रिदमिया हो रहा है। तो बच्ची जो है 6 माह की है विद इन्फेंटाइल स्पैज्म्स, डेवलपमेंटल रिग्रेशन और हिप्स रिदमिया। तो ये सारा फिट होता है इन वेस्ट सिंड्रोम। अब वेस्ट सिंड्रोम में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है जो हम फर्स्ट लाइन देते होते हैं, दैट इज एडिनोकॉर्टिक ACTH. So the answer is ACTH. So ACTH is the preferred first line treatment for infantile spasms because it suppresses the abnormal cortical activity which is responsible for spasms and improves neurodevelopmental outcomes when given early. Carbamazepine can worsen infantile spasms. Levetiracetam is not first line. Phenobarbital is ineffective, and sodium valproate may reduce seizures but is inferior to ACTH. So West syndrome treatment of choice है, that is ACTH. Next, a 10-year-old boy from a low-income setting presents with progressive cognitive decline and frequent myoclonic jerks over 6 months. EEG shows periodic high voltage discharges and CSF means antibody titers are elevated. What treatment offers the best chance of slowing the disease progression? तो पेशेंट है 10 साल का, उसको प्रोग्रेसिव डिक्लाइन हो रहा है और साथ उसको जर्क्स हो रहे हैं। उसके अलावा आपको पीरियोडिक हाई वोल्टेज डिस्चार्ज मिलते हैं। यहाँ तक सिनेरियो जो है ना वो लगता है कि कोई शायद कोई सिंड्रोम है, कोई एपिलेप्टिक सिंड्रोम है। लेकिन नेक्स्ट बताती है कि CSF मिल एंटीबॉडी जो है वो एलिवेटेड है। तो इट मीन्स पेशेंट को SSPE है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस। व्हाट ट्रीटमेंट ऑफर्स द बेस्ट चांस ऑफ स्लोइंग द डिजीज प्रोग्रेशन? अब इसमें जो है बहुत से प्रोग्नोसिस नहीं है, आपको फेटल होता है। लेकिन इसमें जो ड्रग यूज किया जाता है दैट इज आइसोप्रेनोसिन प्लस इंटरफेरॉन अल्फा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बाकी जो ऑप्शन दी हुई हैं कार्बामेज़ेपिन, स्टेरॉइड, इम्यूनोग्लोबुलिन या सोडियम वेलप्रोएट, ये फिट्स कंट्रोल करते हैं लेकिन डिजीज प्रोग्रेशन स्लो नहीं करते। So isoprenosin combined with interferon alpha can slow neurological deterioration and prolong survival, although it is not curative. Carbamazepine जो है, it does not alter the disease progression. Steroids have no proven benefit in SSPE. IVIG does not modify the underlying viral persistence, and sodium valproate controls the myoclonus but does not affect the disease course. Next, a 6-year-old girl is brought for evaluation of multiple light brown macules noted since infancy. The infant shows cafe au lait spots measuring 7 to 10 millimeters over the trunk and limbs. There are no cutaneous neurofibromas, no elderly freckling, and neurological examination is normal. Growth and development are normal for age. Which investigation is most appropriate at this stage to look for additional diagnostic criteria?
तो पेशेंट को मल्टीपल कैफे ओले स्पॉट्स हैं, 7 हैं इसको, जिनका साइज 7 to 10 मिलीमीटर्स है ओवर द ट्रंक एंड लिम्स। तो न्यूरोफाइब्रोसिस के लिए हमें कम से कम 6 चाहिए होते हैं कैफे ओले स्पॉट्स, जो कि प्री प्यूबर्टल चाइल्ड में मोर देन 5 मिलीमीटर के डायमीटर में हो। तो एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। न्यूरोफाइब्रोसिस के लिए हमें 2 क्राइटेरिया चाहिए होते हैं। अब मैंने बता दिया कुटेनियस न्यूरोफाइब्रोमस कोई नहीं है, फ्रैकलिंग नहीं है, और न्यूरोपियल एग्जामिनेशन भी नॉर्मल है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नॉर्मल है। तो हमें जो साइंस चाहिए पेशेंट को, आ, उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री हम देख सकते हैं कि किसी फैमिली के मेंबर की हिस्ट्री है नहीं है, वो नहीं दिया हुआ। जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं हम। उसके अलावा जो है ना, अगर वो हमें कोई चीज़ देखना चाहे, हम लिस्ट नोड्यूल्स देख सकते हैं। लिस्ट नोड्यूल्स जो हैं वो हमें नजर आते हैं आईज में, तो हम आई के एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब बाकी ऑप्शन जो है वो कह रहे हैं कि ब्रेन एमआरआई। अब पेशेंट में लिखा हुआ है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज नॉर्मल। तो अगर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है तो फिर ब्रेन एमआरआई का इतना फायदा नहीं है। जेनेटिक टेस्टिंग की जा सकती है, लेकिन अगर आप क्लिनिकली कर सकते हो तो इट्स मतलब वो बेहतर रहेगा। एक तो एक्सपेंस कम है, दूसरा वो करना भी आसान है। जेनेटिक टेस्टिंग जो है पता है पाकिस्तान में होती भी नहीं है, फिर कुछ लिमिटेड एरियाज में होती है। सो ज़्यादा इजी होगा कि हम स्ट्रिक्ट टाइप एग्जामिनेशन कर लें। कैटल सर्वे करने का फायदा नहीं है क्योंकि दे आर नो बोन कंप्लेंट्स, कोई शिकायत नहीं है पेशेंट को बोन पेन्स की या कोई डिफॉर्मिटी की या कुछ भी। सो स्केलेटल सर्वे इज नॉट नीडेड। और स्किन बायोप्सी का फायदा नहीं है, कोई फाइंडिंग्स नहीं है जो कि हम जो है जिनको हम बायोप्सी करें। दे आर नो क्रेनियस न्यूरोफाइब्रोमास और फ्रैक्निंग। सो यू कैन डू स्लिट टैग एग्जामिनेशन फॉर लिस्ट nodules. So slit examination can detect list nodules, which are diagnostic criterion for NF1 and may be present in early childhood even when other clinical features are absent. MRI की जरूरत नहीं है क्योंकि पेशेंट asymptomatic है without any nodal signs. Genetic testing is not required when clinical criteria can be established and does not replace careful phenotype assessment. तो अगर clinical criteria fulfill हो रहे हैं, there is no need कि हम genetic testing करें, unless हमें बहुत ज़्यादा doubt है. Cattle survey is not routinely performed unless there are critical signs of bony involvement. And skin biopsy does not help differentiate caffeole macules in suspected neurofibromatosis. Skin biopsy का फायदा नहीं होगा. Next, a 15-year-old tall male with Marfan syndrome presents with sudden chest comfort radiating to the back. BP is 138 by 86. Peripheral pulses are asymmetric. Echocardiography is inconclusive. What is the most appropriate next investigation? तो अगेन हमने भी इसका एक क्वेश्चन देखा है, मार्फान सिंड्रोम है, एओर्टिक डिसेक्शन का सिनेरियो है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि एको की है, लेकिन एको कंक्लूसिव नहीं है, एको से खास पता ही चला। अब हम कौन सा टेस्ट करें? तो अगेन पेशेंट जो है उसके पल्सेस सिमेट्रिक हैं और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो रेज्ड है। तो इस केस में हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं टू कंफर्म पेशेंट को एकोकार्डियोग्राफी है? अब इस केस में जो रिकमेंडेड टेस्ट है दैट इज स्पाइरल सीटी एंजियोग्राफी। चेस्ट एक्सरे पहले मेंशन किया था, इट मे शो मीडियास्टल वाइडनिंग, लेकिन नॉन स्पेसिफिक है। ईसीजी का फायदा नहीं होगा, इट डज नॉट पिक डाइसेक्शन। ट्रेडमिल टेस्ट जो है इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, और अपर जी एंडोस्कोपी का कोई फायदा नहीं है, उससे कोई आपको डिसेक्शन डिटेक्ट नहीं होगी। So spiral CT angiography rapidly and accurately identifies aortic dissection when echocardiography is non-diagnostic. Chest X-ray जो है it is not sensitive. ECG does not assess the aorta. Treadmill testing is contraindicated and upper GI endoscopy is unrated. इसका फायदा ही कोई नहीं है. Next, a 3-month-old breastfed infant becomes lethargic after a mother receives diazepam for acute anxiety. The infant has no fever or metabolic abnormality. What statement best explains this finding? तो बच्चा है 3 मंथ्स का, उसकी माँ से ब्रेस्ट फीड कर रही थी, माँ ने डेज़पैम ली है एंग्जाइटी के लिए, और बच्चा जो है ना वो लेथार्जिक हो गया है, कोई फीवर हिस्ट्री नहीं है, ना कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी है। तो अगर कोई फीवर भी नहीं है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी नहीं है, तो इट कैन बी कॉज बाई ड्रग्स, और माँ ने डेज़पैम लिया है। अब सवाल ये है कि क्यों हुआ होगा ये? तो ऑप्शन ये हैं कि डेज़पैम इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्रेस्ट मिल्क, या diazepam is poorly soluble. Diazepam is into breast milk and accumulates.
Diazepam undergoes rapid first-pass metabolism in the infant, या it is inhibited by gastric acid. अब क्योंकि बेबी तक पहुंच गया है, इट मीन्स के जो ऑप्शन है, इट इज आइदर ऑप्शन ए या इट इज ऑप्शन सी. तो अगर डायस्पैम जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में स्क्रीट हो रहा है और अक्यूमुलेट भी हो रहा है, तब ज्यादा खतरा है कि बेबी को डायस्पैम का असर होगा, क्योंकि डायस्पैम जो है वो उस ब्रेस्ट में ना सिर्फ स्क्रीट हो रहा है लेकिन उसमें जमा भी हो रहा है. तो जब तक बेबी फीड करेगा, डायस्पैम का लेवल बेबी के लिए ज्यादा हो चुका होगा एंड इट विल कॉज द बेबी टू बिकम lethargic. So the correct answer in this case is diazepam is excreted into breast milk and it accumulates. So diazepam is excreted into breast milk and accumulates because of its high lipid solubility and long half-life, which leads to sedation in breastfed infants. Active transport is not required for milk transfer. अगर poor lipid solubility होती तो milk में ना जाता. Rapid first metabolism जो है वो young infants में नहीं होता. And gastric acid does not inactivate diazepam. अब ये जो चारों चीजें बताई हैं उन्होंने, ये चारों जो फैक्ट्स बताए हैं, ये मुझे नहीं पता थे, लेकिन हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि क्योंकि बेबी जो लेथार्जिक है, ड्रग वेस्ट हुआ है, हम ये डिड्यूस कर सकते हैं बात कि पेशेंट जो है उसको डायज़ेपम माँ से आ रहा है, विच मीन्स के डायज़ेपम जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में स्क्रीट होता होगा. तो हम जो है ना देख सकते हैं कि हमें जो चीज़ पता है उसके हिसाब से हम करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं. तो हमें ये पता था कि ब्रेस्ट मिल्क में डायज़ेपम आ रहा है, और अगर बेबी को लेथार्जी हो गई है तो इट मीन्स का लेवल बढ़ रहा होगा. तो ये चीज हम वर्कआउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस, इवन इफ यू डोंट नो दीज फैक्ट्स. नेक्स्ट, a 10-month-old male infant from a peri-urban setting has recurrent vegetation, irritability during feeds, and poor weight gain. Physical examination is unremarkable. There is no hematemesis. What is the most appropriate initial pharmacological therapy? तो बच्चा है 10 months का, वेजिटेट कर रहा है और इरेगुलर ड्यूरिंग फीड्स along with poor weight gain. तो इस पेशेंट का डायग्नोसिस जो है दैट इज गर्ड. अब ये पूछ रहे हैं कि हम इनिशियल ट्रीटमेंट कौन सी करें. तो जब हम करते हैं इनिशियल ट्रीटमेंट तो उसमें जो रिकमेंडेड है दैट इज H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स. उसके बाद हम पीपीआईज भी दे सकते हैं, एंटासिड भी दे सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब पेशेंट कोई इंप्रूव नहीं आ रही, तब हम सर्जरी कर सकते हैं. लेकिन जो इनिशियल है दैट इज H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स. So H2 receptor blockers are appropriate initial therapy because they reduce gastric acid excretion and are effective and safe for uncomplicated pediatric GERD. Antacids जो हैं, they provide only transient relief. Erythromycin can be used as a prokinetic in selected cases. PPIs are reserved for refractory or severe disease. And surgical fundoplication is indicated only when medical therapy fails or complications occur. Next, a 14-year-old boy is brought to the emergency with altered behavior and vomiting after being found drowsy at home. सिर्फ इसी सेंटेंस से लग रहा है कि this is a case of poisoning. On arrival, he is agitated, heart rate is 138, BP is 90 to 58, temperature is 99, and pupils are dilated. EC shows QRS duration of 148 milliseconds. AV shows pH of 7.28 and bicarb 18. What is the most appropriate in immediate management? तो पेशेंट जो है घर पे था, ड्राउजी था, अब वो आया तो एजिटेटेड है, टेकिकार्डिक है, उसको थोड़ा सा फीवर है, प्यूपर डायलेटेड है, और क्यूरियस ड्यूरेशन भी प्रोलॉन्ग है. उसके अलावा ही हैज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. तो ये सब कुछ आपको मिलता है इन एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम, एंड दिस कैन बी कॉज्ड बाय ट्राइसाइक्लिक एंटीप्रेसेंट्स. अब इमीडिएट मैनेजमेंट क्या है? जनरली जब भी आपको पॉइजनिंग आती है, पहला हमारा जाता है कि हमने एक्टिवेट चारकोल देना है. लेकिन चारकोल जो है सबसे इफेक्टिव है अगर हम दें विद इन द फर्स्ट 2 आवर्स. हमें नहीं पता है पेशेंट कब का आया हुआ है, पहले घर पे ड्राउजी था, फिर ईआर लेके आए हैं, आई डोंट नो कि जो है ना इसको कितना टाइम हो गया हुआ है. तो चारकोल शायद ठीक हो शायद ना हो, लेकिन जो है ना हमें टाइम का नहीं बताया हुआ कि कितना टाइम भी हुआ है. लिपिड इमल्शन भी हम दे सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट इमीडिएट मैनेजमेंट. इनफैक्ट ये तो थोड़ा डाउन द लिस्ट की जाती है, पहले हम ये नहीं करते. टीसीएस में जो एंटीडोट है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. वैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, सो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर. बेरियम सल्फेट हम देते हैं अगर टोसार्डिपोइंटीज हो.
इसमें वो मेंशन नहीं किया हुआ। नेक्सोन जो देते हैं हम देते हैं फॉर ओपियोइड्स। So the most likely answer is going to be sodium bicarb. So white dwarf complex, metabolic acidosis, hypotension, and anticholinergic features indicate TCA poisoning, which responds to serum attenuation. Activated charcoal is useful only if menstruation is early and the airway is protected, but it does not treat cardiotoxicity. तो अगर हम दे देते हैं उससे cardiac problem solve नहीं होगी. Intravenous lipid emulsion reserved for refractory cases after standard therapy fails. Magnesium sulfate is given for torsades pointes rather than sodium channel blockade. और नज़ोन जो है this is for opioid toxicity.